नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो सरकार लगातार कर रही है। साथ ही हम आपको बताते हैं कि सरकार नई और पुरानी सभी योजनाएं किस तरह से आपके लिए लेकर आ रही है, जो प्रदेशवासियों के लिए बहुत कल्याणकारी है। हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं अपने खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल्द ही स्कूलों में 18,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 11,000 नियमित शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा और शेष हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में चौतरफा विकास किया जा रहा है। खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि हर बच्चा शिक्षित हो। साथ ही स्कूलों में अध्यापकों की कमी को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के राधा कृष्णन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया। अब हरियाणा के स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती होगी। 18,000 शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। इसमें 11,000 रेगुलर शिक्षक नियुक्त होंगे। साथ ही 7,000 शिक्षक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, जिससे कोई भी शिक्षक अपनी वरिष्ठता के हिसाब से ट्रांसफर ले सकता है। स्कूलों के अध्यापकों की थोड़ी समस्या जरूर हमारे सामने आई है। पिछले कुछ समय में भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन इस बार 11,000 रेगुलर टीचर और एक 7,000 HKR के माध्यम से आउटसोर्सिंग के 18,000 टीचर ये अगले मार्च अप्रैल तक सब भर्ती हो जाएंगे। ये भी हमने एक बड़ा कदम उठाया है। अध्यापकों की प्रसन्नता, ये भी हम ध्यान रखते हैं, उनकी संतुष्टि, क्योंकि उनके लिए हमेशा गर्दन पर उनके ट्रांसफर की तलवार लटकी रहती थी और वो पॉलिटिकल लेवल पर उनके साथ जो व्यवहार होता था कि और कुछ नहीं चलता तो उसको उठा करके 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर भेज दो। हमने वो सब झंझट खत्म कर दिए हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लाकर जो अध्यापक अपने सीनियरिटी के हिसाब से जहां जाना चाहता है उसकी फर्स्ट चॉइस, नहीं तो सेकंड थर्ड, उसकी सीनियरिटी के हिसाब से उसको वहां भेजा जाएगा। किसी को दिक्कत तकलीफ ना हो। अध्यापक भी, उसकी संतुष्टि भी बहुत आवश्यक है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वरना वो क्या पढ़ा दें पता। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के नाते विद्यार्थियों की पूरी चिंता करती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्कूली शिक्षा अच्छी हो, इसके लिए हरियाणा सरकार लगातार कार्य कर रही है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को 5 लाख टैबलेट दिए जा चुके हैं। वहीं 2.5 लाख टैबलेट जल्द ही विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अब दूसरे राज्य ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग सरकार के इस कदम से प्रभावित हो रहे हैं और वो भी इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं। 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 3 कक्षाओं के लिए टेबलेट 5 लाख टेबलेट दिए जा चुके हैं। 2.5 लाख अभी और आएंगे। तो ऐसे इस बार ये साल 7.5 लाख टेबलेट 10वीं, 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों को हमने हरियाणा में दिए हैं। और हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड सच ए फैसिलिटी। न देश में कोई प्रदेश ऐसा किसी ने किया। हाँ, उत्तर प्रदेश की योजना बनी है, वहाँ विद्यार्थी ज्यादा है तो वो अब शुरू करके देना शुरू कर रहे हैं। हमने ये काम पहले कर दिया है। विदेशों के लोग भी बड़े प्रभावित हैं कि इस प्रकार के जो टैबलेट देना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार एक अभियान की तरह स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ड्यूल डेस्क, स्कूलों की बिल्डिंग, स्कूलों के रास्ते और साफ शौचालय की व्यवस्था करने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा प्रथम चरण में हर जिले के 2 ब्लॉक का चयन करके कार्य किया जा रहा है। इनका कार्य पूरा हो जाने के बाद अन्य ब्लॉक का कार्य शुरू किया जाएगा। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि स्कूलों में यह कार्य वहीं की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा ही करवाया जा रहा है। इसकी व्यवस्था भी स्कूलों में शुरू हमने कर दी है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर
कुछ कमियां हमारी जरूर पहले ध्यान में आई हैं, रखी हैं, लेकिन जैसे डुअल डेस्क हर एक स्कूल में, इसको हम इस वर्ष पूरा करेंगे। स्कूल के अंदर उसकी बिल्डिंग, उसके कमरे, उसकी मुरम्मत, नए कमरों की आवश्यकता तो वो कमरे, फिर वहाँ की चारदीवारी, वहाँ की बागवानी, इस नाते से स्कूल के पहुँचने तक के रास्ते, कोई कच्चा है तो उसको पक्का बनवाना, वहाँ पानी की व्यवस्था, वहाँ शौचालय की व्यवस्था, ये इस बारे का अभियान लेकर के इस वर्ष में पहले चरण में हर एक जिले में 2-2 ब्लॉक छांट करके हम कर रहे हैं और लगभग 3 महीने के बाद उन 2 ब्लॉक का जो एक्सपीरियंस आएगा, और ये हमने स्थानीय तौर पर जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज हैं, SMCs, उनके जिम्मे छोड़ा है कि वो इसको पूरा करें और इंडिपेंडेंटली अपने आप कराएं। जो अच्छा होगा उसके हिसाब से उन जिलों में और ज्यादा बनाने की भी हम 3 बार करेंगे। हमने मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत KG to PG कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अन्य विश्वविद्यालयों में भी यह कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा। सरकार भी हम शिक्षा के नाते विद्यार्थियों की पूरी चिंता करते हैं। हमारी जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है KG to PG, धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज में KG की शिक्षा वहीं से शुरू हो, एक ही कैंपस में। ये एक विषय देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अंदर रखा गया है और मुझे खुशी है कि 2 विश्वविद्यालयों ने तो ये शुरू कर दी है, जिसमें एक हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यहाँ ये शुरू हो गया है। एक कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है उसने शुरू कर दिया है। आने वाले इस वर्ष में 2 और विश्वविद्यालय करेंगे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय मैंने एक देखा था उड़ीसा पुरी जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पर यानी KG to PG यूनिवर्सिटी में 20,000 विद्यार्थी और वो सब पढ़ते हैं। उन 20,000 विद्यार्थियों के किचन सब हॉस्टल में रहते हैं। इतने बड़े बड़े हॉस्टल हैं, 65-70 करोड़ में, 70 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनी हुई है और 20,000 विद्यार्थियों के जो किचन है, 6 किचन वहाँ काम करते हैं। तो सब एक सिस्टमेटिक ढंग से बड़ा अच्छा माहौल, वातावरण ये सब है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4000 आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूल में बदलने का काम किया है, ताकि खेल खेल के माध्यम से बच्चे शिक्षा ले सके। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 मॉडल क्रैच खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 4 स्कूल हैं, जिनमें से 2 स्कूल शुरू हो चुके हैं और 2 इसी वर्ष शुरू हो जाएंगे। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत खुले 2 स्कूलों के नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। इनमें पास होने वाले छात्र नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल आ रहे हैं। हमने 4000 प्लेवे स्कूल, ये जो आंगनवाड़ीज हैं उसमें से 4000 आंगनवाड़ीज को प्लेवे स्कूल में कन्वर्ट किया है, ताकि कुछ शिक्षा का भी बच्चों का 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे उसमें और अच्छी, यानी खेल के माध्यम से शिक्षा, ये एक अच्छा प्रचलन शुरू हुआ है, इसको शुरू किया है। 500 नए मॉडल क्रैच, कामकाजी महिलाएं उनके बच्चे उस क्रैच में रहें, छोटे बच्चे, तो ये नई क्रैच शुरू की गई है। और एक ये जो योजना हमारी सुपर 100 का मतलब जो सरकारी स्कूल के ऐसे गरीब विद्यार्थी हैं, उनको अतिरिक्त पढ़ाई के लिए बेचारे ट्यूशन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे गरीब विद्यार्थियों को जिनकी आय कम है, इनको स्पेशल सुपर 100 के 4 स्कूल बनाए गए हैं। अभी तक 2 के रिजल्ट यानी शुरू हो गए आने, 2 अभी इस बार शुरू हो रहे हैं। तो उन 2 में 200 बच्चों में 50% से ज्यादा बच्चे नीट, JEE ये जो टेस्ट हैं वो पास करके कोई मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। इस प्रकार के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रारंभिक एक तैयारी उनके साथ हम करते हैं। तो ऐसे बहुत से कोर्स, यानी हमने जो नए नए प्रयोग शुरू किए हैं, उन नए प्रयोग के माध्यम से स्कूली शिक्षा और ऐसे फिर कॉलेज की शिक्षा, इसमें सब आगे बढ़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा महादान है, हमें स्वयं शिक्षा लेनी चाहिए और जो पढ़ाई में कमजोर है उसे भी पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार रिटायर्ड शिक्षकों, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों व अन्य इच्छुक लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। इसमें सरकार ईच वन टीच वन अर्थात सभी पढ़ें और कम से कम एक बच्चे को जरूर पढ़ाई के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 5 से 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को स्कूली शिक्षा मिले। इस आयु वर्ग में कोई भी ड्रॉप आउट ना हो, हर बच्चा शिक्षा ग्रहण करे और इसी के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के गुरुद्वारा बंगला साहिब में पहुंचकर मत्था टेका। गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष महोत्सव में सीएम मनोहर लाल और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि माता दरवाजा से लेकर बाबरा चौक तक के मार्ग का नाम गुरु सुदर्शन मार्ग रखा गया है। साथ ही अगले साल गुरु सुदर्शन जी के सम्मान में कार्यक्रम भी किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक दिन के दौरे पर रोहतक पहुंचे। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले रोहतक के गुरुद्वारा बंगला साहिब में पहुंचकर मत्था टेका। गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ने शिरकत की। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि माता दरवाजा से लेकर बाबरा चौक तक के मार्ग का नाम गुरु सुदर्शन मार्ग रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार संत महापुरुषों के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है, उसी प्रकार अगले साल गुरु सुदर्शन के सम्मान कार्यक्रम को किया जाएगा। इसमें दो घोषणाएं जो अपेक्षा की गई थी, एक तो उसके अंदर एक मार्ग है बाबरा चौक से लेकर के और माता दरवाजा तक, उस मार्ग का नाम गुरु सुदर्शन जी महाराज मार्ग रखा गया है। और इसी प्रकार से एक कार्यक्रम इस जो वर्ष समाप्त होगा अप्रैल 2023 में, हम जैसे बाकी महापुरुषों के कार्यक्रम राज्य स्तर पर करते हैं, संत महापुरुष उनके विचार प्रसार की योजना के अंतर्गत उसी में गुरु सुदर्शन जी के जीवनी पर उनको याद करते हुए एक उनके सम्मान में कार्यक्रम किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बरसात से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए फसलों की गिरदावरी करवाई जाएगी। अब बरसात का सिलसिला रुक गया है, 2-3 दिन में गिरदावरी होगी ताकि उचित मुआवजा दिया जा सके। शहर में हो रही जल भराव की समस्या का सवाल जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किया गया तो उन्होंने कहा कि शहर की आबादी बढ़ गई है, जिसके कारण पानी की निकासी की व्यवस्था भी कम पड़ जाती है, खासकर उस समय जब अचानक अधिक बरसात हो जाए। हालांकि अधिकारियों को पानी निकासी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। शहर का विकास के काम, सीवरेज के काम, ड्रेनेज के काम लगातार चलते हैं। जैसे अब रोहतक में ही आज से 1 साल पहले की स्थितियां कुछ और थी, लेकिन अभी हमने देखा होगा कि पिछले इस 1-2 बारिशों में पानी बहुत जल्दी यहाँ से यानी निकल करके साफ हुआ है, सड़कें खाली हो गई हैं। अब बारिश जब इतनी भयंकर वर्षा आती है, यानी 100 mm से ऊपर वर्षा हो जाती है, तो ऐसी वर्षा अपेक्षित नहीं होती है, कभी कभी होती है, लेकिन सीवरेज व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था ठीक है। जिन शहरों की ठीक है उनमें तो पानी साफ होता ही है। जहाँ कहीं दिक्कत आती है, ऐसे अवसर के तुरंत निकलने के बाद उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक फसलों का नुकसान है उसके लिए स्पेशल गिरदावरी की उन्होंने घोषणा कर दी है। अब जैसे आज वर्षा रुकी है, अगले 2-3 दिन के अंदर स्पेशल गिरदावरी ये होगी और जिनका भी खड़ी फसल का नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारी बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में धान समेत खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिए मंडियों में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा की लगभग 400 से ज्यादा मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार लगातार किसानों को आय दोगुना करने और किसानों को विकसित करने के लिए कदम उठा रही है। किसानों की फसल की बुआई, कटाई समय पर हो और उनको उसकी फसल का समय पर दाम भी मिल सके, इसका खास ख्याल सरकार की तरफ से रखा जाता है। अब खरीफ खरीद को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि 15 नवंबर तक जारी रहेगी। लगभग 400 से ज्यादा मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। जो धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। बासमती और डुप्लीकेट बासमती पर अब सीधा 100 रुपए प्रति क्विंटल फीस लगेगी। इस 100 रुपए में से 50 रुपए मंडी बोर्ड को जाएंगे।
इसके अलावा 50 रुपए हरियाणा ग्रामीण विकास फंड में उपकर के रूप में जमा होंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि एमएसपी पर खरीद हेतु जिन क्षेत्रों में धान की अच्छी पैदावार होती है, उन क्षेत्रों में औसत पैदावार 30 क्विंटल प्रति एकड़ व अन्य क्षेत्रों में 28 क्विंटल प्रति एकड़ मानी जाएगी। मंडी में धान की प्रोक्योरमेंट का विषय है, उसका पहले से ही 1 अक्टूबर तिथि तय है, क्योंकि बरसात होने के बाद थोड़ी मॉइस्चर जो है वो आएगी। उसको हम अपील करेंगे कि इसको सुखा करके और बिना, यानी मॉइस्चर का जो स्टैंडर्ड है 17% का, उसी स्टैंडर्ड पर ला करके उसकी प्रोक्योरमेंट हो। अन्यथा उसकी जो मिलर हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं ज़्यादा मॉइस्चर, और अगर कर जाते हैं तो उसमें ब्रोकन राइस बढ़ जाता है। ब्रोकन राइस बढ़ता है तो एक्सपोर्ट जो है 20% ब्रोकन राइस से ज़्यादा अगर होता है तो वो बाहर के देशों ने मना कर दिया कि हम 20% से ज़्यादा ब्रोकन राइस को नहीं लेंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली कोई नुकसान न हो, सब जो है अपने सिस्टम से काम करेंगे तो सब उसके अंदर सूखे रहेंगे। इस बार धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द की एमएसपी पर खरीद होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 50% खरीद की जाएगी। इसके अलावा नाफेड की तरफ से 30% की खरीद की जाएगी। साथ ही हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 15% की खरीद होगी। वहीं भारतीय खाद्य निगम द्वारा 5% धान की खरीद की जाएगी। इस बार फसलों को लेकर एमएसपी के दाम भी तय कर दिए गए हैं। धान कॉमन के लिए 2040 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रखी गई है। वहीं धान ग्रेड ए के लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी होगी। बाजरा के लिए 2350 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी होगी। वहीं मक्का के लिए 1962 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी होगी। मूंग के लिए 7755 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रखी गई है। सूरजमुखी के लिए 6400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रखी गई है। वहीं मूंगफली के लिए 5850 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। तिल के लिए 7830 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रखी गई है। अरहर और उड़द के लिए 6600 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गई है। खरीद के लिए मंडियों में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 400 से ज्यादा मंडियों में खरीद की व्यवस्था की गई है। धान की खरीद के लिए 201 मंडियों में व्यवस्था की गई है। वहीं बाजरा की खरीद के लिए 86 मंडियों में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मक्का की खरीद के लिए 19 मंडियां तय की गई हैं। मूंग की खरीद के लिए 38 मंडियों में व्यवस्था की गई है। सूरजमुखी की खरीद के लिए 9 मंडियों की व्यवस्था की गई है। वहीं मूंगफली की खरीद 7 मंडियों में होगी। तिल की खरीद 27 मंडियों में होगी। अरहर की खरीद के लिए 22 मंडियां निर्धारित की गई हैं। वहीं उड़द की खरीद के लिए 10 मंडियां निर्धारित की गई हैं। इस बार सभी मंडियों में सभी तरह के उपकरण की सुविधाएं भी पूरी की गई हैं। मंडियों में अनाज की साफ सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी मंडियों में बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। फसल की बोली के उपरांत बोरियों में भर उठान भी सुनिश्चित होगा। साथ ही किसानों की समस्या के समाधान के लिए मंडियों में अलग से हेल्प डेस्क की सुविधा रखी गई है। इन हेल्प डेस्क पर मार्केटिंग बोर्ड, कृषि एवं संबंधित विभाग के अधिकारी तैनात रहेंगे। हेल्प डेस्क पर किसानों की शिकायतों का भी निवारण किया जाएगा। धान खरीद को लेकर मंडियों में व्यवस्थाएं पूरी हैं और लगातार बैठकें कर अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या किसानों को ना हो। पिछले 7 से 8 सालों में लगातार मनोहर सरकार किसानों को हर संभव मदद दे रही है और कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की समस्याएं किसानों को ना हो। केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी काम तेज कर दिया है। रेवाड़ी पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि सहकारी विभाग को गांव स्तर पर ले जाने की सोच के साथ काम किया जा रहा है ताकि युवाओं और महिलाओं को सहकारिता से जोड़ा जा सके। देखिए रिपोर्ट।
केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में जुट गई है ताकि लोगों को रोजगार मिले और किसानों का शोषण भी कम हो। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी काम तेज कर दिया है। राज्य का सहकारिता विभाग रेवाड़ी में नई तेल मिल, रादौर में हल्दी पाउडर और उसका तेल निकालने की प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और बहु मसाला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रही है। इसी तरह जाटूसाना में आटा मिल, रोहतक में एक मेगा फूड पार्क व दुग्ध संयंत्र में टेट्रा पैक प्लांट की स्थापना की जा रही है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सहकारिता विभाग को गांव स्तर पर ले जाने की सोच लगातार आगे बढ़ रही है और उसी के तहत काम किया जा रहा है ताकि युवाओं और महिलाओं को सहकारिता से जोड़ा जा सके। बनवारी लाल ने कहा कि सहकारिता किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश की पैक्स को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। ये काम नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता का प्रभार सौंपा है। इससे पूरे सहकारिता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार होगा और सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिली है। सरकार ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए जो नए कदम उठाए हैं वो सराहनीय हैं और उनसे आम लोगों में सहकारिता के प्रति विश्वास जगा है। बनवारी लाल ने कहा कि सहकार से समृद्धि की ओर ले जाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। सहकारी आंदोलन की गौरवमयी लंबी यात्रा से ये साबित हो गया है कि सहकारिता के माध्यम से सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान सहज रूप से किया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहकारी समितियों की विशेष भूमिका रही है। राष्ट्र के विकास के लिए सहकारिता बढ़ावा देना अत्यंत अनिवार्य है। सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके जरिए जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, ये आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है, वो सहकारिता विभाग के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। और उसकी अहमियता को देखते, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक सहकारिता विभाग जो पहले कृषि विभाग के साथ जुड़ा हुआ था, उसको एक अलग विभाग बनाया। और उससे बड़ी बात, अमित शाह जी जैसे निपुण और इसमें ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को मंत्री का पदभार दिया है। और निश्चित तौर पर ऑपरेशन डिपार्टमेंट अब और भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। और सभी जो मिनिस्टर थे, पूरे प्रदेश के जो सहकारिता मंत्री थे, उनकी मीटिंग अभी माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली के अंदर बुलाई थी। और उसमें एक तो इसके सुधार के लिए कि हम इसको और कैसे सुधार सकें ताकि ये किसानों के लिए और इसका फ़ायदा पैक्स के ज़रिए ले सकें। तो पैक्स एक हमारी प्राइमरी यूनिट है जिससे किसानों को लोन मिलता है, बीज से मिलते हैं। तो पैक्स को हम सबसे पहले तो कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं और वो हमारा कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा है और पूरे देश के अंदर चल रहा है, हरियाणा के अंदर भी चल रहा है। तो हमारी जो पैक्स हैं उनको 60% तक हम नवंबर तक इन जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है CBS के साथ जोड़ देंगे ताकि जो लेन देन है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। अब तक तो क्या था कि लोग हाथ से काम करते थे तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि पता नहीं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन अब जब ऑनलाइन हो जाएगा तो हर आदमी अपना देख सकता है कि मेरा पैसा सही जगह गया है। और हेड ऑफिस में भी हम बैठ के देख सकते हैं कि लेन देन ठीक हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप तो कंप्यूटराइजेशन का चल रहा है। उसके बाद जो हमारी पैक्स हैं इनको मल्टीपर्पज़ सर्विस सेंटर बनाया जाएगा ताकि जो अब हमारी पैक्स वाइबल, काफ़ी पैक्स हमारी डिफंग हैं, काम नहीं हो रहा, उन पर काम नहीं कर रही, इनको वाइबल कैसे बनाया जाए उसके लिए भी इनको मल्टीपर्पज़ सर्विस सेंटर बनाया जाएगा। उस बायलाज बदले जा रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम अभी बायलाज बदल रहे हैं, उसकी जो कॉपी हमारे पास स्टेट्स में आ जाएगी और उसके बाद स्टेट्स में भी वो बायलाज लागू होंगे। और फिर ये जो रजिस्ट्रेशन होगी, जैसे चाहे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको भी हम कोऑपरेटिव एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड करेंगे ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद दे सकें। और जब कंपनी एक्ट के तहत इनकी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ये जो भी हमारा जैसे पैक्स हैं इनके अंदर कुछ भी आप सामान बेच सकते हैं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि FPU के माध्यम से किसानों का अनाज खरीदना, गोदाम बनाना, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने के साथ साथ मार्केटिंग भी उपलब्ध करवाना है ताकि प्रदेश के किसानों के सकल आर्थिक हितों की सुरक्षा की जा सके
और प्राइवेट व्यापारी भी किसानों का शोषण न कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के लिए नवीनतम तकनीक आधारित मशीनीकृत स्टील साइलोज स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में सेवा पखवाड़ा के तहत सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल 52 उपमंडल के गाँव धारण पहुँचे, जहाँ उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं स्वच्छता अभियान का भी शुभारंभ किया। सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं और इस कदम की तो वाकई सराहना भी की जा रही है। इस कदम से लोगों को रोजगार के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही किसानों और व्यापारियों को भी बड़ा फायदा होगा। हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।